तो पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीतीश जोन बीएससी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी को सोशल साइंस के आपदा प्रबंधन के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न पहले लेक्चर में करा दिए गए थे। आज हम दूसरे लेक्चर की ओर देखते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने जो भी प्रश्न बच गया था वो हम देखने जा रहे हैं। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर चैप्टर के। जो प्रश्न बच गया था उसमें से पहला प्रश्न है, बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखते हैं इसके उत्तर। बाढ़ की स्थिति में सर्वप्रथम बाढ़ में घिरे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना चाहिए। इसके अंतर्गत लोगों को ऊंचे स्थानों, मकानों के ऊंचे छतों एवं राहत कैंपों तक ले जाना चाहिए। सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने के बाद भोजन, पेयजल, बच्चों के लिए दूध, महामारी से बचने के लिए दवाइयाँ एवं पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करनी चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, जो कि आपके बोर्ड के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? देखते हैं इसके उत्तर। आपदा के प्रारंभ होते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाने के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्य जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। इसके अंतर्गत सहायता पहुंचाने हेतु एकजुटता अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसके कारण प्रभावित लोगों के जीवन बचाने का कार्य करते हैं। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। देखते हैं इसके उत्तर। आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय अधिक से अधिक लोगों को बचाया जाए एवं कम से कम हानि पहुंचे। आकस्मिक प्रबंधन में विभिन्न संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका सराहनीय है। इन्हीं संगठनों में स्थानीय प्रशासन के द्वारा आपदा के समय राहत शिविर का निर्माण करना, प्राथमिक उपचार करना, एम्बुलेंस, डॉक्टर एवं अग्निशामक आदि की व्यवस्था करना प्रमुख है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके बोर्ड के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करनी चाहिए, उल्लेख करें। देखते हैं इसके उत्तर। आग लगने की स्थिति में निम्न प्रबंध की आवश्यकता होती है। पहला, सर्वप्रथम आग पर नियंत्रण स्थापित करना। दूसरा, आग में फंसे हुए लोगों और मवेशियों को बाहर निकालना। तीसरा, आग से प्रभावित लोगों को तत्काल उपचारित करना। चौथा, आग के दौरान घरों एवं छतों पर फंसे व्यक्तियों को सीढ़ी द्वारा नीचे उतारने की व्यवस्था। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कहता है, भूकंप और सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा संक्षेप में करें। देखते हैं इसके उत्तर। भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की आवश्यकता अति महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम भूकंप और सुनामी में फंसे लोगों को राहत कैंप तक ले जाना, इसके बाद मलबे में दबे हुए लोगों को निकालना तथा मृत जीव जंतुओं को धार्मिक संस्कारों के अनुसार अंतिम संस्कार करना। राहत कैंप में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, पानी, दवाइयाँ आदि की उत्तम व्यवस्था करना। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न काफ़ी बार आपके बोर्ड के हिसाब से पूछा गया प्रश्न है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न पहले भी कराया गया जा चुका है। देखते हैं इसके उत्तर। आपदा के दौरान प्रभावित लोगों को तत्काल निजात दिलाने हेतु किए जाने वाले कार्य जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। आकस्मिक प्रबंधन मुख्यतः भूकंप, सुनामी, बाढ़, आग इत्यादि जैसे आपदा के समय किया जाता है, जिसमें प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, भोजन, दवा, प्राथमिक उपचार इत्यादि सम्मिलित हैं। आकस्मिक प्रबंधन के फलस्वरूप लोगों के जान माल के नुकसान को काफ़ी कम किया जा सकता है। अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कहता है, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के विस्तार से उल्लेख कीजिए। देखते हैं इसके उत्तर। आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्थानीय प्रशासन की मदद से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शिविर का निर्माण, प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस,
डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि की सुविधा प्रदान किया जाता है, जिससे आपदा प्रबंधन को सहज और सरल बनाया जा सके। जबकि स्वयंसेवी संगठन का मुख्य कार्य आपदा क्षेत्रों के युवकों को मानसिक रूप से सुदृढ़ और तकनीक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। इसके साथ ही विभिन्न स्तरों के आपदा से संबंधित फिल्म इत्यादि दिखाकर जन जागरूकता फैलाने का भी कार्य किया जाता है। अब देखते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न भी आपके बोर्ड के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां प्रश्न कहता है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। देखते हैं इसके उत्तर। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, केबल टूट जाना। दूसरा, बिजली आपूर्ति का बाधित होना। तीसरा, संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना। चौथा, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न कहता है, प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा कीजिए। देखते हैं इसके उत्तर। प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले वैकल्पिक संचार माध्यम से रेडियो संचार प्रमुख है। रेडियो संचार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना भेजने का कार्य करती है। इसमें विभिन्न दूरी के अनुसार फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाता है तथा क्षेत्रों में यह व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। देखते हैं इसके उत्तर। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण समुद्र तट से कम 100 मीटर दूरी ऊंचाई पर करनी चाहिए। साथ ही साथ भवन निर्माण इस प्रकार करनी चाहिए ताकि उसके भूकंप एवं सुनामी की लहरें का प्रभाव कम से कम हो। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कहता है, सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। देखते हैं इसके उत्तर। सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए घास का आवरण रहने देना चाहिए। साथ ही साथ खेतों की जुताई गहराई तक किया जाना चाहिए, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां और आज का लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का और पूरे किताब का लास्ट प्रश्न है। भूकंप के बचाव को कम करने वाले 4 उपायों को लिखें। देखते हैं इसके उत्तर। भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, भवन का निर्माण आयताकार किया जाना चाहिए। दूसरा, ईंट पत्थर या कंक्रीट युक्त दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा, दरवाजे तथा खिड़कियों की स्थिति भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। चौथा, गलियों एवं सड़कों को चौड़ा होनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे आप सभी का आपदा प्रबंधन समाप्त होती है। यदि आप इसका पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप सब पहला लेक्चर देख लीजिएगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ। यदि आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जॉन BSc यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीतीश कुमार 91 इंस्टा ID है, इसे आप फॉलो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।